हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी और आज का जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले खबर पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी एनडीएचएम के प्रमुख घटकों पर काम चल रहा है। ये प्रमुख घटक कौन से हैं, इनके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी पहले हम खबर को समझ लेते हैं, खबर को पढ़ लेते हैं। क्या है खबर? और ये वर्तमान में दरअसल 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मिशन जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? जम्मू और लद्दाख को छोड़कर बाकी की जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें ये मिशन जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। और इसे कौन चला रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA, ये इसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मकसद है दरअसल देश में कि ऐसे हेल्थ इकोसिस्टम का मॉडल तैयार करना जिससे कि देश भर में इसके बाद इसे देश भर में लागू किया जा सके। और इसी के तहत, इसी मिशन के तहत लोगों को अपनी हेल्थ आईडीज रजिस्टर करने के लिए भी कैंपेनिंग की जा रही है। अब ये हेल्थ आईडीज क्या है, एनडीएचएम क्या है, ये सब हम आगे जानेंगे जब हम अपने टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे और इन डायमेंशंस के थ्रू हम अपने टॉपिक पर आगे बात करेंगे। खबर हम जान चुके हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी एनडीएचएम के बारे में जानेंगे। आगे जानेंगे सेंट्रलाइज हेल्थ डेटा की ज़रूरत क्यों है, इससे संबंधित लाभ जानेंगे, उसकी क्या हानियां हैं और ऐसे में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है या आगे की राह क्या हो सकती है, उस पर बात करते हुए रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए अब जानते हैं एनडीएचएम यानी राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। दरअसल जो हेल्थ सिस्टम है उसको 3 लेवल्स में बांटा जाता है। कौन कौन से लेवल्स में बांटा जाता है? प्राइमरी यानी प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी यानी द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। ये 3 लेवल होते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक लेवल क्या है? तो प्राथमिक लेवल में वो आता है जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार जब पहली बार हेल्थ सिस्टम के कांटेक्ट में आता है, वो होता है उसका प्राइमरी लेवल। और सेकेंडरी लेवल यानी दूसरा लेवल कौन सा? कि जब प्राइमरी लेवल के बाद, जैसे मान लीजिए हम बीमार हुए, हमने किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने हमें किसी स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया। तो जब किसी स्पेशलिस्ट को रेफर किया जाता है या जो रेफरल मिलता है वो होता है उसका सेकेंडरी लेवल। तीसरा लेवल आमतौर पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की जो मेडिकल केयर है उसके रेफरल के बाद जो लेवल आता है वो होता है तीसरा लेवल। इसमें आमतौर पर आईसीयू या एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सपोर्ट सर्विसेज वगैरह जो है वो इस तीसरे लेवल के अंदर आती हैं। तो ये इसके 3 लेवल होते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी एनडीएचएम के बारे में। तो ये दरअसल 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। और ये एक पूरी तरह से डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र है। और अगर इसके मकसद को समझे कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों बनाया गया है ये, तो इसको बहुत आसानी से इस तरीके से समझा जा सकता है। टू डिजिटाइज हेल्थ केयर इन इंडिया दैट सपोर्ट्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि देश भर में, भारत भर में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको डिजिटाइज करना यानी उनका डिजिटलीकरण करना, जिससे कि उनकी सभी तक पहुंच जो है वो आसानी से बन सके। तो ये इसका मकसद है। और ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के द्वारा। और ये किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये एनडीएचएम जो है ये दरअसल जो हेल्थ केयर सिस्टम है यानी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र जो है उसके जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो उसके हितधारक हैं उनके बीच जो अंतर है या दूरी है उसको पाटने के लिए एक डिजिटल हाईवे का काम करता है, जिससे कि उनके बीच जो दूरी है, जो अंतर है, उसको ख़त्म किया जा सके। और क्योंकि डिजिटल है तो जाहिर है इसलिए ऐप और वेबसाइट के ज़रिए ये अवेलेबल होगा। अब
इसके क्योंकि हमने अभी जब हम खबर पर बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि उसके कुछ प्रमुख घटकों की बात हो रही थी, तो वो प्रमुख घटक क्या है उनके बारे में जानते हुए हम आगे इन सभी पर बात करेंगे। इसको पूरी तरीके से समझने के लिए उन घटकों को समझेंगे, तभी हमें ये पूरी तरीके से समझ आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके प्रमुख घटकों की बात करें तो इसके प्रमुख घटकों में ये डिजिडॉक्टर है, हेल्थ आईडी है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है, ये सब जो है टेलीमेडिसिन तक, ये सब इसके घटक हैं, प्रमुख घटक हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, तो डिजिडॉक्टर की पहले बात करें हम, तो डिजिडॉक्टर जो है वो दरअसल जो, क्योंकि जाहिर है जब कोई पेशेंट होगा तो वो किसको दिखाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, तो इसलिए इसमें डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स जो है वो डिजिडॉक्टर के अंदर जाकर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जो इस पर अवेलेबल होना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक रिपोजिटरी का काम करेगा, यानी कि एक भंडारण का काम करेगा, और जो भी डॉक्टर इस पर एनरोल होना चाहते हैं वो अपनी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देकर उस पर एनरोल हो सकते हैं। इसी तरह हेल्थ आईडी की बात करें तो हेल्थ आईडी जो है, सबसे पहला तो जो व्यक्ति है, रोगी है, उसको अपनी यहाँ पर, किसी भी इंसान को यहाँ पर जाकर एक यूनिक हेल्थ आईडी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? एक यूनिक हेल्थ आईडी बनानी होगी। तो उसे बनाकर जो है उसे आधार के ज़रिए बनाया जा सकता है इस पर, और इस यूनिक हेल्थ आईडी में जो पेशेंट है उसकी केस हिस्ट्री और उसकी डिटेल्स वगैरह वो सब इस हेल्थ आईडी से एकीकृत कर दी जाएंगी। और ये जो आईडीज जो पेशेंट्स हैं उनकी पूरी हिस्ट्री के लिए एक रिपोजिटरी का काम करेगा। ये तो डॉक्टर्स के लिए काम करेगा एक रिपोजिटरी का, यानी भंडारण का, और ये जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक रिपोजिटरी का काम करेगा। तो इसी तरीके से ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं वो सब एक कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे इसी तरीके का। और अगर टेलीमेडिसिन की बात करें तो इसके ज़रिए जो दूर बैठे जो विशेषज्ञ हैं उनके ज़रिए हम यहाँ पर कहीं पर भी बैठा हुआ कोई भी इंसान किसी दूरस्थ विशेषज्ञ से परामर्श ले सकता है। तो ये एक तरह से रिमोट डिलीवरी देगा हेल्थ केयर सर्विसेज की टेलीमेडिसिन के ज़रिए। और ये जो सभी घटक हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये अगर कहा जाए तो ये एक समयबद्ध, सुरक्षित और जो सस्ती स्वास्थ्य सेवा है, यानी कि जो बहुत कम दर पर, सस्ती दर पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाने में सहायक होंगी, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू ये काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड हेल्थ डेटा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए, एनडीएचएम के ज़रिए जो हेल्थ डेटा है उसको सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा, तो उसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की बात करते हैं। तो दरअसल ये जो नीति है, इस नीति के तहत जो एक ऐसे डिजिटल हेल्थ सिस्टम को बनाने की बात की गई, ऐसी उसकी परिकल्पना की बात करती है जिसमें कि एक ऐसी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली बनाई जा सके जो कि पारदर्शिता बनाते हुए लोगों और जो निजी हेल्थ केयर हैं उनके बीच एक जुड़ाव का काम कर सके। और इसी नीति के तहत एक डिजिटल हेल्थ आईडी भी प्रस्तावित की गई थी। अभी हमने हेल्थ आईडी की बात की, तो उसी तरीके हेल्थ आईडी को प्रस्तावित किया गया था इस नीति के तहत। अब इससे पहले अगर देखें तो नीति आयोग ने एक परामर्श जारी किया था इसी मामले में, नेशनल हेल्थ स्टेक NHS 2018, ये एक नीति आयोग ने एक परामर्श जारी किया था इसी के मामले में। और इसने अपने इस परामर्श में किस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया था कि जो स्वास्थ्य बीमा प्रणाली है उसको और ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, इस बात पर इसमें बल दिया गया था। हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट यानी NDHB जारी किया गया था। ब्लूप्रिंट आप सभी को पता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी जो एक डिटेल्ड प्लान होता है, प्लान जारी किया था, वो ब्लूप्रिंट होता है। तो एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जारी किया गया था जुलाई 2019 में। और इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत जो देश में जो हेल्थ सिस्टम है उसका एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए NDHM की आवश्यकता पर बल दिया गया था इस ब्लूप्रिंट के तहत। चलिए
अब ये हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एनडीएचएम का ये स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से हमें इसे समझने में आसानी हो कि ये इस तरीके से काम करेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की, कि हमने पूरा देखा कि एनडीएचएम क्या है, सेंट्रलाइज्ड हेल्थ डेटा की ज़रूरत क्यों है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा लोगों तक, लोगों को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये कि जो कुल खर्च है उसमें कमी होगी। जैसे हमने देखा कि हेल्थ आईडीज़ बनाकर जो है लोग अपने जो केस हिस्ट्री है वो वहाँ पर उनकी सेव हो जाएंगी, और उसको मोबाइल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और इससे क्या है कि जो कोई भी जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ हिस्ट्री को जब सेव हो जाएगी तो कहीं पर भी दूर बैठे, क्योंकि टेलीमेडिसिन के ज़रिए हमने देखा कि जो दूरस्थ विशेषज्ञ हैं उनकी भी सलाह ली जा सकती है, परामर्श लिया जा सकता है। तो इससे जो है काफ़ी खर्च में कमी आएगी, क्योंकि हम यहाँ बैठकर किसी दूसरे दूर बैठे जो एक्सपर्ट है, हेल्थ प्रोफेशनल है, उससे राय ले सकते हैं, या एक डॉक्टर्स का जो है चिकित्सा ले सकते हैं। तो इसलिए जो है ये खर्च में भी कमी लाएगा काफ़ी हद तक, और रोगियों के लिए सुविधाजनक होगा। जाहिर बात है कि जो नहीं दूर दिखाने जा सकते हैं रोगी, या कोई परेशानी है या किसी वजह से, तो और तुरंत उनको मिल सकेगी, उसके लिए जो सुविधा है वो तुरंत उपलब्ध हो सकेगी उसके ज़रिए। और दूसरा कि पूरी केस हिस्ट्री हर जो गरीब तबका है उसके लिए अपनी केस हिस्ट्री को संभाल के रख पाना मुश्किल होता है। कई बार जो केस हिस्ट्री है वो सही तरीके से नहीं मैनेज की जाती है, तो इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से ये ना सिर्फ और रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होगी, यानी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी कि उन्हें सही तरीके से अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, उसके हिसाब से उनको पूरा इलाज मिलेगा। बल्कि जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब लोगों की केस हिस्ट्री वहाँ पर होगी तो उससे उनको काफ़ी जो बीमारियां हैं उनको समझने में, उनके इलाज को समझने में आसानी होगी। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता हैं उनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यानी जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी जो सेवाएं देने में आसानी हो सकेगी इससे। क्योंकि जाहिर बात है जब वो पूरा एक किसी भी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री अवेलेबल होगी, उसका पूरी डिटेल्स होंगी, तो उनको भी जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने में काफ़ी आसानी होगी। और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों तक मतलब जो दूर दराज गांव के लोग हैं, जो अपने बेहतर इलाज के लिए नहीं आ सकते हैं, या किसी भी वजह से जो है वो सक्षम नहीं है किसी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, तो वो इसके ज़रिए किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल की या किसी भी स्पेशलिस्ट की एडवाइस ले सकेंगे, अपना जो इलाज है उसके हिसाब से करा सकेंगे। अब यहाँ एक बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच है, तो यहाँ ये सवाल उठेगा कि अगर वहाँ इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे होगा? तो इसके लिए भी सरकार द्वारा कई प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जैसे भारत नेट योजना भी है। और इसके अलावा सरकार जो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए भी जो ग्रामीण क्षेत्रों तक, सुदूर क्षेत्रों तक ये इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। तो इस तरीके से इसमें बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। हमने बात की रोगों को समझने में लाभकारी होगी शोधकर्ता और वैज्ञानिकों के लिए, जैसे अभी मैंने बताया, तो ये इस तरीके से लाभकारी होगी। अब लेकिन जाहिर बात है अगर लाभ है तो कुछ हानियां भी होंगी, यानी कि कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो वो क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहला तो ये कि दुरुपयोग का खतरा किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि जब किसी भी इंसान का पूरा उसकी सारी डिटेल्स, उसकी पूरी केस हिस्ट्री अवेलेबल होगी, तो उससे कहीं ना कहीं जो उसकी निजता है उसको खतरा होगा, तो वो भी खतरे में होगी। और उसका किसी तरीके से, अगर उसका सही तरीके से भंडारण नहीं किया जाता है, उसको सही तरीके से सुरक्षित तरीके से उसको स्टोर नहीं किया जाता है, उसको मैनेज करके नहीं रखा जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसके दुरुपयोग का खतरा रहेगा। तो जो यहाँ पर जो इस तरीके के इतने सारे लोगों का वहाँ पर पूरा डिटेल अवेलेबल होगी, पूरी हिस्ट्री अवेलेबल होगी, सारी डिटेल्स उस पर अवेलेबल होंगी, तो इससे उसमें सावधानी अगर ना बरती गई, उस डेटा को संजो कर रखने में, उसको संरक्षित करने में अगर सावधानी नहीं बरती गई, तो जो है निजता को खतरा होगा और उसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा।
तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब ऐसे में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है या क्या आगे की राह हो सकती है, उसकी बात करें तो सबसे पहला तो वही, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो डिजिटल साक्षरता जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जो अपने डेटा को सारे किस तरीके से, कि हमारा डेटा कितना सिक्योर है, किस तरीके से उसको चलाना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, क्या डिटेल्स मांगी गई हैं, उसको सही तरीके से खुद से दे सकें। और जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसकी जानकारी ज़रूरी है, यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन है उसके बारे में भी नॉलेज हो सही तरीके से, ताकि आप सही तरीके से सही एडवाइस के लिए अप्रोच कर सको, सही एडवाइस ले सको। और दूसरा, कम बजट, यानी कि जो इसका बजट है वो बहुत थोड़ा रखा गया है, तो इसलिए थोड़ा है तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो है इसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया जा सके, और जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो पुख्ता किए जा सके, और जो लोगों की जो निजता की सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जा सके। और इसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र की बात की हमने, कि जो निजी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको भी इसमें आकर्षित करने के लिए एक सही और निश्चित नीति की ज़रूरत है। चलिए, अब ये तो हमारा आज का टॉपिक हो गया। अब हम नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। अब आज का जो प्रश्न है वो आपको पढ़कर पता चला होगा, हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जो हेल्थ सिस्टम है उसके 3 लेवल्स की बात की थी। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसके पहले पार्ट में उन्हीं के ऊपर बात की गई है कि देश में प्राथमिक स्तर से लेकर तृतीयक स्तर तक, यानी जो उसका तीसरा लेवल है, उस तक सुदृढ़ स्वास्थ्य तंत्र सुनिश्चित करने में भारत सरकार जो है अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। तो आपको इसी के संदर्भ में कुछ उदाहरणों के साथ जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी है, और एक सुदृढ़ स्वास्थ्य तंत्र सुनिश्चित करने हेतु संघ सरकार द्वारा किए गए नवीनतम उपायों को उनके संक्षिप्त मूल्यांकन के साथ सूचीबद्ध कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मुलाकात होगी कल फिर किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।